गैलेक्सी क्लास में आपका स्वागत है। हम मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, फिर 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों ने खुदाई शुरू की और जो मिला उसने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। जब 1924 में डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोजी गई है, तो ये किसी धमाके से कम नहीं था। मतलब इसने भारतीय इतिहास को और भी पुराना साबित कर दिया। 2500 साल और पीछे धकेल दिया। वाह। मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। अच्छा, एक बात मेरे मन में हमेशा आती है, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो समझ आता है क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। पर फिर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या दोनों एक ही हैं? ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है। दरअसल पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी का एक नियम जैसा है। जब भी कोई नई गुमशुदा संस्कृति मिलती है तो उसका नाम अक्सर उस जगह पर रख दिया जाता है जहां उसके सबूत सबसे पहले मिले। ओके। इस केस में वो जगह थी हड़प्पा, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बाद में जब और भी शहर मिले जैसे मोहनजोदड़ो, तो पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी सभ्यता है जो सिंधु नदी के आसपास फैली है। तब इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। तो मतलब दोनों नाम एक ही महान सभ्यता के लिए इस्तेमाल होते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो साफ हुआ। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो हम कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि इसका समय मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच था। लेकिन इसके भी अलग-अलग चरण थे, है ना? हाँ, और इन चरणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये मिथक टूटता है कि ये सभ्यता अचानक कहीं से आई और अचानक गायब हो गई। ये एक पूरी फिल्म की तरह है जिसका एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड था। 3300 से 2600 ईसा पूर्व का समय इसका शुरुआती दौर था, जिसे हम अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। इसमें गांव बन रहे थे, खेती बाड़ी और व्यापार की नींव रखी जा रही थी। और फिर आया इसका प्राइम टाइम। बिल्कुल। 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय, जिसे हम परिपक्व या मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं, ये इस सभ्यता का पीक था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा जैसे बड़े बड़े शहर इसी दौरान बसे। और फिर पतन शुरू हुआ। हाँ, 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हुआ, जिसे हम लेट हड़प्पन फेज कहते हैं। तो ये एक लंबी कहानी है, उतार चढ़ाव से भरी हुई। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनके शहर। जब मैं इनके शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हम कोई गांव या कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से प्लान करके बनाए गए शहरों की। सही कहा। ये कोई अपने आप उगाए शहर नहीं थे। इनके पीछे एक जबरदस्त इंजीनियरिंग दिमाग था। आप सोचिए, आज भी हमारे शहरों में जरा सी बारिश से पानी भर जाता है, सड़कें बेतरतीब होती हैं, और वो लोग हजारों साल पहले ग्रिड सिस्टम पर शहर बना रहे थे। यही बात मुझे हैरान करती है। ग्रिड सिस्टम यानी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर, समकोण पर। हाँ, समकोण पर काटती थी। शहर एकदम चेसबोर्ड जैसा लगता होगा। और उन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया था। ये एक छोटा सा डिटेल लगता है, पर यह बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उस समय मिस्र जैसी बड़ी सभ्यताएं धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काम चला रही थीं। पकी हुई ईंटें बनाना मतलब आपको लकड़ी चाहिए, भट्ठियां चाहिए और एक पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए कि उनके पास संसाधन और तकनीक दोनों थे। और दूसरी जो ज्यादा गहरी बात है वो ये कि वो सिर्फ सिर छुपाने के लिए घर नहीं बना रहे थे, वे ऐसी चीजें बना रहे थे जो मजबूत हों और सदियों तक टिकें। ये एक दूर की सोच को दिखाता है। और उनकी जल निकासी प्रणाली, ढकी हुई नालियां, हर घर में अपना बाथरूम और आंगन, मतलब ये 4000 साल पहले की बात हो रही है। आज भी भारत के कई इलाकों में ये सुविधा नहीं है। ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा उस जमाने में। बिल्कुल। इस साफ सफाई और सेहत को लेकर उनकी जागरूकता दिखाता है। हाँ। और सिर्फ निजी घर ही नहीं, शहर की संरचना भी सोची समझी थी। ज्यादातर शहरों के दो हिस्से थे। एक ऊंचाई पर बना दुर्ग या सिटिडल, जो शायद प्रशासनिक केंद्र रहा होगा या जहां शासक वर्ग के लोग रहते होंगे। और दूसरा हिस्सा? और दूसरा निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये एक तरह के सामाजिक वर्गीकरण की तरफ इशारा करता है। मतलब एक तरह का क्लास सिस्टम। अब यह वर्गीकरण जन्म पर आधारित था या काम पर, यह हम नहीं जानते, पर समाज में एक व्यवस्था थी, ये साफ है।
तो ये जो जबरदस्त प्लानिंग थी, चाहे वो सड़कें हों, नालियां हों या अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम, ये सब किसी एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था। कोई तो था जो ये सब नियम बनाता था और लागू करवाता था। हाँ, बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी या एक बहुत ही संगठित नागरिक समाज के इस तरह का मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन संभव नहीं है। आप देखिए, उनकी ईंटों का आकार तक एक जैसा होता था, चाहे आप हड़प्पा में देखें या मोहनजोदड़ो में। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कोई एक ताकत थी जो पूरे इलाके पर नियंत्रण रखती थी। अब वो राजा थे या व्यापारियों की कोई समिति, ये आज भी एक रहस्य है। ये जो शहरी प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कागज पर नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में ये असलियत में दिखती है। चलिए एक टूर पर चलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा से शुरू करते हैं, जो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा में जो सबसे खास चीजें मिली हैं, उनमें से एक है 6 बड़े अन्नागारों की एक कतार। अन्नागार मतलब ग्रेनरीज। हाँ, बड़े बड़े ग्रेनरीज जहां शायद टैक्स के रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था। ये दिखाता है कि उनके पास एक संगठित कर प्रणाली और खाद्य वितरण प्रणाली रही होगी। इसके अलावा वहां बलुआ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियां और जानवरों की आकृतियों वाली मशहूर मोहरें भी मिली हैं। और इन मोहरों का क्या काम था? ये छोटी छोटी चीजें बहुत मिलती हैं। ये मोहरें शायद आज के स्टैंप या ट्रेडमार्क की तरह काम करती थीं। जब व्यापारी अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो शायद उस पर अपनी मोहर लगा देते थे ताकि पता चले कि ये माल किसका है। अच्छा। इन पर जानवरों की तस्वीरें, जैसे एक सींग वाला यूनिकॉर्न जैसा जानवर, कुबड़ वाला बैल और कुछ लिखावट होती थी जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब चलते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो पर, जिसका सिंधी भाषा में मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ जो मिला वो तो किसी अजूबे से कम नहीं है। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का शायद सबसे बड़ा शहरी केंद्र था और यहाँ की सबसे शानदार संरचना है विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा पक्की ईंटों से बना स्विमिंग पूल जैसा है जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं। इसके निर्माण में पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन का भी इस्तेमाल किया गया था। इसका क्या इस्तेमाल होता होगा? क्या ये पब्लिक स्विमिंग पूल था? शायद नहीं। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कोई धार्मिक महत्व था। जैसे आज भारत में पवित्र सरोवरों या नदियों में स्नान करने की परंपरा है, हो सकता है कि ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता हो। मतलब ये उनकी जिंदगी में पानी और सफाई के महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। और कला के नमूने भी तो यहाँ से कमाल के मिले हैं। वो डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति छोटी सी है, पर उसे देखकर लगता है कि वो अभी नाच पड़ेगी। उस जमाने की धातु कला का क्या अद्भुत उदाहरण है। हाँ, वो मूर्ति लाजवाब है। वो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है जो आज भी इस्तेमाल होती है। ये दिखाता है कि वे धातु विज्ञान में कितने माहिर थे। और वो पुजारी राजा। हाँ, पुजारी राजा मानी जाने वाली एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जिसकी शॉल पर तिपितिया डिजाइन है और दाढ़ी बहुत करीने से संवारी हुई है। और हाँ, वो प्रसिद्ध पशुपति वाली मोहर भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इन दो बड़े शहरों के अलावा भी तो ये सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली थी। गुजरात का जिक्र आता है बार बार। बिल्कुल। सभ्यता के विस्तार और विविधता को समझने के लिए हमें दूसरे शहरों को भी देखना होगा। गुजरात में लोथल एक बेहद जरूरी जगह है। ये एक पोर्ट सिटी था, है ना? हाँ, एक बंदरगाह शहर। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला मानव निर्मित गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि वे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार करते थे। मतलब ये लोग सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थे, ये समंदर के रास्ते भी दुनिया से जुड़े थे। लोथल में और क्या खास मिला? लोथल में चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं जो बताता है कि वे चावल की खेती भी करते थे। और एक शतरंज जैसा बोर्ड गेम भी मिला है। वाह, हाँ, जो उनके मनोरंजन के तरीकों पर रोशनी डालता है। साथ ही मन के बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री भी मिली है। वाह। और राजस्थान में कालीबंगन, उसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है। कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी की बनी काली चूड़ियां मिली हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है जुते हुए खेत का सबूत। यहाँ हल से जोती गई जमीन के निशान मिले हैं। मतलब खेती का सबसे पुराना सबूत। दुनिया में खेती का सबसे पुराना सबूत। इसके अलावा यहाँ ऊंट की हड्डियां और हवन कुंड जैसी अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं जो उनके धार्मिक रीति रिवाजों की तरफ इशारा करती हैं। और एक नाम
जो अब बहुत चर्चा में रहता है वो है धोलावीरा। उसे तो हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। की बहुत कमी है और वहाँ के लोगों ने पानी को सहेजने और प्रबंधन करने के लिए एक अविश्वसनीय प्रणाली विकसित की थी। मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एक बहुत ही एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने बड़े बड़े जलाशय बनाए, नहरें बनाई और बारिश के पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करने का इंतजाम किया। ये आज के जमाने के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो जरा सोचिए, इन शहरों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी। हमने व्यापार और खेती की बात तो की। अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती ही थी। वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल जैसी कई फसलें उगाते थे और एक कमाल की बात, वो दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोग थे। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा, जो सिंध शब्द से ही निकला है। तो अगली बार जब कोई कॉटन की शर्ट पहने तो हड़प्पा के लोगों को जरूर याद किया जा सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और व्यापार की बात करें तो क्या ये सब लेन देन पैसों से होता था? नहीं, उस जमाने में कोई सिक्के या नोट तो थे नहीं। सारा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर चलता था। मतलब चीज के बदले चीज। बिल्कुल, आप हमें गेहूं दो, हम आपको उसके बदले मिट्टी के बर्तन या मनके देंगे। सीधा साधा हिसाब। और ये व्यापार सिर्फ अंदरूनी नहीं था, मेसोपोटामिया यानी आज का इराक तक उनका माल जाता था। और उनकी कलाकारी कैसी थी? हमने मूर्तियों की बात की, पर और क्या बनाते थे वो लोग? वे मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे, जिन पर वे काले रंग से डिजाइन बनाते थे। मनके बनाना उनका एक बड़ा उद्योग था। वे तांबा, कांसा, चांदी और सोने जैसी धातुओं का इस्तेमाल जानते थे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हाँ, लौह युग इसके बाद आया। और एक मजेदार बात जो मैंने पढ़ी कि गहने सिर्फ औरतें ही नहीं पहनती थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। खुदाई में जो मूर्तियां और कंकाल मिले हैं, उनसे पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही हार, कंगन और बालियों जैसे आभूषणों के शौकीन थे। तो समाज शायद आज की तुलना में कहीं ज्यादा बराबरी का रहा हो सकता है। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, उनकी मान्यताएं, उनका धर्म। आपने बताया कि कालीबंगन में अग्नि वेदिकाएं मिली, लेकिन क्या उनके मंदिर भी थे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। हजारों स्थलों की खुदाई के बाद भी आज तक कोई ऐसी इमारत नहीं मिली है जिसे हम निश्चित तौर पर मंदिर कह सकें। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, मिस्र और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, पर यहाँ नहीं। ऐसा लगता है कि उनका धर्म ज्यादा व्यक्तिगत या प्राकृतिक था। तो वे पूजा किसकी करते थे? सबूतों से लगता है कि वे मातृदेवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। एक टेराकोटा की मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जो पृथ्वी को जीवन और उर्वरता की देवी के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। और पुरुष देवता, वो पशुपति वाली मोहर का क्या रहस्य है? मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 सिर हैं और सिर पर सींगों वाला मुकुट है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का आदि रूप या पशुपति यानी जानवरों के देवता मानते हैं। मतलब शिव की पूजा के सबसे पुराने सबूत? एक तरह से हाँ। इसके अलावा वे पेड़ों, खासकर पीपल, और जानवरों जैसे एक सींग वाले गैंडे और कुबड़ वाले बैल की भी पूजा करते थे। इन जानवरों की तस्वीरें मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलती हैं। और इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ा रहस्य तो उनकी लिखावट है, उनकी लिपि। उन्होंने लिखा तो, पर क्या लिखा ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हाँ, ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। उनकी एक लिपि थी जो चित्रात्मक थी, यानी उसमें तस्वीरें और चिन्हों का इस्तेमाल होता था। ये बोस्ट्रोफेडॉन शैली में लिखी जाती थी, मतलब एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, जैसे कोई किसान खेत जोतता है। बिल्कुल। पर हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचकर ये अजीब लगता है। हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों चीजें हैं, पर हम उन्हें पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें उनके राजाओं के नाम पता चलते, उनके भगवानों की कहानियां पता चलती, और शायद ये भी पता चलता कि उनका अंत कैसे हुआ। बिल्कुल। अभी हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर लगाया गया एक अंदाजा है। उनकी अपनी आवाज, उनकी अपनी कहानी आज भी उन चिन्हों में कैद है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक इतनी विकसित, इतनी सफल सभ्यता जो तकरीबन 1800 ईसा पूर्व के आसपास बिखरने लगी, आखिर हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? इसके पतन का कारण आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है। कोई एक जवाब नहीं है, बस अलग-अलग सिद्धांत हैं। एक पुराना सिद्धांत था आर्यों के आक्रमण का।
इसमें कहा गया कि मध्य एशिया से आई आर्य जनजातियों ने इन शहरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन अब इस थियरी को ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। सही कहा। हाँ, अब ज्यादातर विशेषज्ञ इस आक्रमण वाली बात को नहीं मानते क्योंकि इसके कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। अब ज्यादा जोर प्राकृतिक कारणों पर दिया जाता है। हो सकता है कि किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों के एक परफेक्ट स्टॉर्म ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया हो। जैसे कि एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। मॉनसून का पैटर्न बदल गया होगा, जिससे सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं और खेती मुश्किल हो गई। ओके। दूसरा, भूकंप जैसी कोई बड़ी भूगर्भीय हलचल हुई हो, या फिर सिंधु नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और कुछ शहर पानी से कट गए। तो इन सब वजहों से अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी। हाँ, और फिर शहर खाली होने लगे और लोग छोटे छोटे गांवों की तरफ पलायन कर गए। तो ये कोई अचानक हुआ अंत नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। एक महान शहरी सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। बिल्कुल। इसका पतन शायद किसी एक घटना के कारण नहीं हुआ, बल्कि इन कई कारणों के मेल से धीरे धीरे हुआ। सभ्यता मरी नहीं, बस उसका स्वरूप बदल गया। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यधिक संगठित शहरी सभ्यता थी, जिसकी इंजीनियरिंग कमाल की थी, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था और जिसकी एक समृद्ध संस्कृति थी। पर इन सब के बावजूद उसकी भाषा, उसका नेतृत्व और उसका अंत, ये सब आज भी हमारे लिए बड़े सवाल हैं। और इसकी विरासत आज भी कहीं न कहीं हमारे साथ है। भले ही शहर खंडहर बन गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कई तत्व बाद की भारतीय संस्कृतियों में घुल मिल गए। चाहे वो शिव की पूजा हो, मातृदेवी की अवधारणा हो, या फिर माप तौल के तरीके। ये दिखाता है कि संस्कृति कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है और हमें उनके बारे में जो कुछ भी पता है वो सिर्फ चीज़ों को देखकर लगाए गए अंदाजे हैं। अगर आपको टाइम मशीन में बैठकर मोहनजोदड़ो के किसी आम नागरिक से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप उससे क्या पूछेंगे? क्या आप पूछेंगे कि आपके शहर का राजा कौन था, या पूछेंगे कि क्या आप सच में पशुपति की पूजा करते थे, या शायद आप बस ये पूछेंगे कि उस यूनिकॉर्न जैसे जानवर का मतलब क्या है जो आपकी मोहरों पर हर जगह दिखता है। इस पे जरूर सोचिएगा।